दिवास्वप्न गिजुभाई बधेका द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखी। शिक्षा जगत में इस पुस्तक ने तहलका मचा दिया। इसका हिंदी अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया। आज इस पुस्तक द्वारा विद्यार्थी को किस तरह वास्तविक स्थिति में शिक्षा दे सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। मैंने उन्हें समझाया, मैं अर्थात कौन? वे बोले, लक्ष्मीशंकर जी। तो तुम अर्थात कौन? श्याम सुंदर ने कहा, अर्थात मैं श्याम सुंदर। मैंने पूछा, वह कौन है? रामचंद्र। ऊपर के सवाल पूछ लेने के बाद मैंने तख्ते पर लिखा, मैं लक्ष्मीशंकर। तुम भी मां शंकर। वह धनंजय। हम लक्ष्मीशंकर, भीमा शंकर, श्याम सुंदर, धनंजय। तुम रेवाराम, लक्ष्मण सिंह, टीकम सिंह, देवी प्रसाद। वे उस तीसरी कक्षा वाले मोहन सिंह, मूलचंद, लक्ष्मीचंद, रूप सिंह। लड़कों ने पढ़ा। मैंने कहा, ये मैं, तू, वह सर्वनाम कहलाते हैं। एक ने पूछा, जी सर्वनाम क्या चीज है? मैंने कहा, तुम ही सोचो न। दूसरे ने कहा, साहब मेरा अर्थात लक्ष्मण सिंह का यही मतलब है न? और लक्ष्मीशंकर जी का अर्थात आपका यही न? तीसरा बोला, तेरा, मेरा, तुम्हारा, उनका, ये सभी सर्वनाम हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ ये सर्वनाम ही हैं। चौथे लड़के ने पूछा, लेकिन सर्वनाम का मतलब क्या? मैंने तख्ते पर लिखा, राम के हाथ में पट्टी है, राम के हाथ में कलम है, राम ब्राह्मण है, राम पढ़ता है, राम रोज जल्दी आता है, लक्ष्मीशंकर तुम्हारे शिक्षक हैं, लक्ष्मीशंकर तुम्हें पढ़ाते हैं, लक्ष्मीशंकर तुम्हें हवाखोरी को ले जाते हैं। सबने इसे पढ़ा। फिर मैंने दूसरे वाक्य से राम निकालकर उसके लिख दिया, लक्ष्मीशंकर निकालकर मैं लिखा और क्रियापद में थोड़ा हेरफेर कर दिया। लड़कों ने पढ़ा और वे मतलब समझ गए। मैंने पूछा, बताओ सर्वनाम किसकी जगह लिखना चाहिए? किसी ने कहा राम की जगह, किसी ने कहा लक्ष्मीशंकर की जगह। मैंने पूछा, राम और लक्ष्मीशंकर ये नाम हैं या क्रियापद हैं? नाम हैं। तो राम और लक्ष्मीशंकर इन नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। साहब हंस दिए, बोले, भई तुम शिक्षक तो पक्के मालूम होते हो। बड़े विस्तार से और बराबर लगकर हर बात का तुम वर्णन करते हो। मैंने कहा, जी अब यह आदत कैसे दूर हो सकती है? वकील तो हूं नहीं जो थोड़े में समेट लूं। मैंने देखा साहब अब थक चुके थे। मेरी बातों में उन्हें मजा तो खूब आ रहा था, फिर भी मैं चुप हो गया। मैंने इजाजत चाही और उन्होंने दे दी। साहब ने कहा, तुम्हारी कक्षा की परीक्षा में से व्याकरण के विषय को मुक्त किया जाता है, लेकिन अभी काल और विभक्तियां तो बाकी ही हैं। जब ये हो जाएं, तब एक बार और आकर सारी बातें सुना जाना। मैं अगले साल इस संबंध में अवश्य कुछ किया चाहता हूं। मैं भी थकामांदा घर आया और सो रहा। छमाही परीक्षा के दिन आए। साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। वे परीक्षा के शौकीन भी थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने निज के ढंग से। मैंने उनसे आज्ञा मांग ली थी कि सारी पाठशाला की परीक्षा हो चुकने पर ही मेरी कक्षा की परीक्षा ली जाए। मेरी कक्षा की परीक्षा के समय सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहें। मैंने यह भी चाहा था कि मेरी कक्षा की परीक्षा के समय हर कक्षा के 5-5 विद्यार्थी भी वहां मौजूद रहें। परीक्षा के दिन मेरे मन में शांति थी। मेरा कलेजा धड़कता न था। मन में पास नापास की दुविधा न थी। मेरे अनुभव के अनुसार तो चिंता का कोई कारण ही न था। विद्यार्थियों से कह ही रखा था कि हम प्रतिदिन जो कुछ करते हैं वही आज भी कहना है। परीक्षा में तो सब पास ही हैं। आज तो हमारा काम देखने के लिए सब लोगों को बुलाया भर है। अपनी नाटकीय रीति के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था पर्दे को ओट में ही की थी। अगले भाग में सबको बिठाने के बाद मैंने पर्दा उठाया।
मंच पर दूसरी कक्षाओं के लड़कों की कुछ टुकड़ियां बिठाई गई थीं। हर एक टुकड़ी को मेरी कक्षा का विद्यार्थी कहानी सुना रहा था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। हर एक विद्यार्थी ने अपनी कहानी आप ही पसंद की थी। भूल जाने पर देख लेने के लिए किताब पास में रखी थी। वह अपने ढंग से अपनी कहानी विद्यार्थियों को सुनाता था और सुनने वालों के साथ वह भी कहानी का आनंद लूट रहा था। निश्चय ही वह कहानी कहना जानता था। छटा से, भाव से और अर्थ समझकर वह अपनी कहानी कह रहा था। कहानियां पूरी हुई। सब शिक्षक एक दूसरे के सामने देखने लगे। मैंने कहा, यह है मेरी एक परीक्षा। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक के कान में कहा, किस बात की? मैंने सुना और कहा, भाषा पर काबू की, वार्ताकथन की, रुचि को, स्मृति विकास की और अभिनय की। सब शिक्षक दूसरी परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। फिर पर्दा उठा। सब छात्र गोलाकार बैठे थे। सामने तख्ते पर लिखा था, अंत्याक्षरी का खेल। एक ने कविता पढ़ी, दूसरे ने उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली दूसरी कविता पढ़ी। इस प्रकार सारा वर्तुल पूरा हो गया। फिर वही अंत्याक्षरी शुरू हुई। साहब ने पूछा, इन्हें आमने सामने क्यों नहीं बैठाया? इसमें दलों की आवश्यकता है न? मैंने पूछा, जी नहीं, मैंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। इससे हार जीत का भाव पैदा होता है। हार जीत से स्पर्धा और स्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती है। जबकि इस रीति में एक छात्र को याद न होने पर उसके बाद वाला पढ़ना शुरू कर देता है और काम आगे बढ़ता है। एक बार कभी याद न भी रहा तो दूसरी बार उसे याद हो आता है। साहब ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और आंखें मिटाई। लड़कों को मैंने बैठाया तो था कुछ देर खेलने लिए, लेकिन उन्हें तो इतना मजा आ गया कि घंटी बजने पर भी उठने का मन नहीं होता था। मैंने उन्हें कुछ मिनट और दिए, पर्दा गिराया। पर्दे के बाहर आकर मैंने कहा, सज्जनों, आपने देखा होगा कि इन छात्रों को पाठ्य पुस्तक की कितनी काव्य पंक्तियां भली भांति याद हैं। कविता के वर्ग में मैं इन्हें प्रतिदिन यही खेल खिलाता हूं। साहब ने कहा, हियर सुनिए सुनिए। फिर पर्दा उठा। गोलाकार में बैठे सब छात्र पहेलियां बुझा रहे थे। उनमें खूब उत्साह था। साहब ने कहा, ओहो, ये तो पहेलियां हैं। मैंने बचपन में सुनी थीं, लेकिन पाठ्यक्रम में ये कहाँ है? मैंने कहा, जी पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षण तो है न, और पाठ्यक्रम के मूल में छात्रों की जिज्ञासा की, उनके विकास की और ज्ञान की वृद्धि का आश्रय तो रहा ही है। मेरे सभी छात्र इस खेल पर मुग्ध हैं, पागल हैं। बहुत सी पहेलियां इन्हें याद हैं और हर पहेली का अपना कितना महत्व है। इस समय ये पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी मैंने तो इन्हें स्थान दिया है। आशा है अगले साल आप इन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दीजिएगा। इसके बाद हमने शब्दों का खेल शुरू किया। एक शब्द बोलने पर उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा शब्द बोला जाता और उसके अंतिम अक्षर से तीसरा। यह खेल वैसे तो आसान था, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी ने गांवों के, किसी ने नदियों के, किसी ने पहाड़ों के, किसी ने मुसलमानों के, किसी ने हिंदुओं के, किसी ने जातियों के, किसी ने ब्राह्मणों के और किसी ने बनियों के, ऐसे ही नाम अपने अपने लिए बोलने को चुन रखे हैं, तब तो सबको यह खेल और भी अनूठा प्रतीत हुआ। मैंने अपने शिक्षक भाइयों से कहा, इस खेल के निमित्त अधिक से अधिक शब्द इकट्ठा करने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि तुम नक्शों और शब्दकोश जैसी पुस्तकों पर नजर डालते रहा करो। इससे बहुतेरे शब्द तुम्हारी जुबान पर खेला करेंगे। अब बहुधा छात्र खेल खेलने के बदले तरह तरह के शब्द, भिन्न भिन्न वर्ग के शब्द इकट्ठा करने में ही अपना बहुत सा समय बिता देते हैं। वे एक दूसरे को शब्दों की याद भी करा देते हैं और कोई कोई तो शब्द लिख तक लेते हैं। साहब बोले, भाई, इस खेल की तरह में तो एक महान तत्व मालूम पड़ता है।
इस प्रकार के सब खेल बुद्धिशक्ति और साधारण ज्ञान की वृद्धि के विचार से सब कक्षाओं में अवश्य शुरू किए जाने चाहिए। मेरी ओर विशेष दृष्टि से देखकर उन्होंने कहा, तुम भी ठीक नई नई बातें खोज निकालते हो। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक से इस तरह कहा कि साहब सुन न सकें, इसी के लिए तो लक्ष्मीशंकर यहाँ आया है। उसे पढ़ाना थोड़े ही है, वह तो मौज मनाता है, मौज। हमारा तो पढ़ाते पढ़ाते सिर पक जाता है। इधर उसके कार्यक्रम में तो सिवाय खेल के और कुछ है ही नहीं। दूसरे शिक्षक ने कहा, भैया अब पुरानी पढ़ाई के बाद इस नई पढ़ाई का जमाना आया है। अब वे दिन तो गए कि कड़ाकड़ पाठ बोलना और ग्रंथ गांठे और विद्या पाठे। अब तो पढ़ने के बदले यह खेलकूद रह गया है और आगे चलकर न जाने क्या क्या होगा। अब किसी का मन पढ़ने में तो है हो नहीं। खेल खेलाएं तो सबको भले मालूम हो, मेरा ध्यान अपने विद्यार्थियों का काम दिखाने में था। इस कारण मैं उनकी यह बातचीत सुन ही नहीं सका। बाद में किसी ने मुझे यह बात कही थी। अस्तु, मैंने सीटी बजाई और सब लड़के हाथ में झाड़ू लेकर कतार बांधे खड़े हो गए। मैंने झाड़ू के साथ उनसे कसरत करवाई, फिर उन्हें चारों ओर बुहार डालने का हुक्म दिया। वे सारी पाठशाला में फैल गए। जहां कचरा देखा वहीं उन्होंने झाड़ू लगाया और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे एक टोकनी में भरकर हमारे सामने हाजिर किया। अधिकारी महोदय और शिक्षक गण अचंभे में आकर यह सब देख रहे थे। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की यह भी एक परीक्षा थी। साहब ने पूछा, झाड़ू के साथ कवायद क्यों करवाई? कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, जी आजकल हमारे देश में गंदगी का बोल बाला है। गंदगी हमारा एक राष्ट्रीय कलंक है। जब तक इसका साम्राज्य है हमारी दुर्दशा का अंत नहीं होगा। इसीलिए इसके खिलाफ मैंने पहला मोर्चा लिया है। हमें अपनी गंदगी दूर करने के लिए नियमानुसार लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। झाड़ू की यह कवायद तो मात्र संकेत रूप है। इन लड़कों का पहला सबक यह झाड़ू कवायद ही है। जब तक हमारा कमरा भली भांति साफ नहीं होता हम कक्षा में दूसरा काम नहीं करते। अब तो इन लड़कों को भी जिंदगी नहीं सुहाती। बात चल ही रही थी कि इतने में लड़के हाथ पैर मुंह आदि धोकर आए और मैंने दूसरी सीटी बजाई। साहब तुम्हारा यह प्रयोग तो कुछ अजब ही है। चौथी कक्षा को पढ़ाई का प्रयोग करते करते ऐसी और क्या क्या बातें की हैं तुमने? मैंने कहा, जी मेरे प्रयोग में इन सब बातों को अवकाश है। चौथे दर्जे की पढ़ाई पढ़ाने से पहले मुझे इन्हें पहले दर्जे की पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। न लड़के दौड़कर बाहर चले गए थे और पाठशाला के आस पास के पेड़ों पर चढ़ गए थे। मैंने दूसरी सीटी बजाई और वे कूद कूद कर नीचे आए। तीसरी सीटी ऊपर वे फिर पर चढ़े और चौथी पर उतर आए। प्रधानाध्यापक भाई, यह पढ़ाई भी अजीब ही है। यह तो बगैर पढ़ाए भी आ जाता है। इसमें पढ़ाई क्या है? मैंने कहा, जी आजकल बगैर सिखाए ये बातें भी नहीं आती और हम ऐसी बातें छात्रों को सीखने भी नहीं देते। प्रधानाध्यापक, नहीं, यह सच नहीं है। मैंने कहा, तो अपनी पाठशाला के ये दूसरे लड़के खड़े हैं, पूछ लीजिए इनमें से कितने इस प्रकार चढ़ और कूद सकते हैं। बस साहब ने उन सब लड़कों को चढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन मुश्किल से 2-3 ही चढ़ सके। मैंने कहा, साहब इन लोगों को इस प्रकार को बहुत कुछ तालीम मैंने दी है। ये तमाम बातें मेरी शिक्षा और मेरे प्रयोग के विषय हैं। फिर जरा हंसकर मैं बोला, साहब परीक्षा पत्र में इन खेलों के नाम हैं, इनके नंबर आपको देने होंगे। साहब ने विनोद ही में उत्तर दिया, अच्छा अच्छा, तुम भी मुझसे नंबर मांगोगे। मैंने तीसरी सीटी बजाई और लड़के पाठशाला की अलमारी में से लट्टू और डोरियां ले आए और अपने अपने लट्टू घुमाने लगे। गली के बिगड़ैल लड़कों की तरह नहीं, बिना शोरगुल और रारत करार किए वे खेल रहे थे। वे एकाग्र थे और किसी प्रकार की भगदड़ या दोष उनसे न होता था। खेलने के लिए निश्चित स्थान था और उन सबका एक मुखिया था।
हम सब बचपन में लट्टू खेले थे, इसलिए हम में से हर एक को इस खेल में आनंद आ रहा था। साहब ने कहा, भाई, उन्हें लट्टू खेलना तुमने कब सिखाया? ये तो बड़ी व्यवस्था और नियम के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा, साहब, हमारी सीखने सिखाने की जगह तो नदी का किनारा है। जब हवाखोरी को जाते हैं तो वहां ऐसे ऐसे अनेक काम किया करते हैं। हमें खेल खेल में न जाने क्या क्या आ जाता है। साहब ने अंग्रेजी में कहा, तुम सच कहते हो। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि बालक खेल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रधानाध्यापक की ओर देखकर, अब अपनी पाठशाला में आप यह सब शुरू कीजिएगा न? प्रधानाध्यापक बोले, लेकिन साहब, यदि हम यह सब करने लगें तो पाठ्यक्रम किस तरह पूरा होगा? इन भाई के सिर जिम्मेदारी ही क्या है? 1 साल तक जैसा पढ़ा सकेंगे पढ़ाएंगे, और नहीं तो कह देंगे कि यह तो प्रयोग था, जितना हुआ किया, बाकी न हो सका न किया, लड़के न कर सके। और आप भी कहेंगे कि प्रयोग में तो जितना सिद्ध हो जाए वही गिनी मत है। हम तो पाठ्यक्रम की इस जंजीर से बंधे हुए हैं। आप ही तो ऊपर से लिख भेजते हैं कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, परिणाम ठीक क्यों नहीं आया, पाठ्यक्रम पूरा क्यों नहीं किया गया। साहब तनिक हंसे, मन में कुछ खींचे भी, लेकिन खामोश रह गए। मैंने सीटी बजाई और लड़कों ने अपने कुर्ते निकाल डाले। वे कतार बांधे खड़े हो गए। सब तनकर खड़े थे, ठीक और व्यवस्थित खड़े थे। सब साफ सुथरे थे। ब्राह्मण की जनेऊ मैली न थी। हाथ, मुंह, बाल सब बराबर साफ और सुथरे थे। किसी की आंखों में कीचड़ नहीं थी। टोपियां धुली हुई थीं। साहब ने जरा हंसकर कहा, यह कितने दिनों की तैयारी है? सफाई आदि की यह तैयारी कराने में खूब मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने कहा, साहब, 6 महीनों से तैयारी चल रही है। 6 महीनों से मेहनत कर रहा हूं। आपसे कौन बात छिपी है? मैंने दूसरी सीटी बजाई। लड़के कपड़े पहनकर खुश होते हुए कतार में खड़े हो गए और नमस्कार करके चले गए। प्रधानाध्यापक ने जरा कटाक्षपूर्वक कहा, क्या परीक्षा खत्म हो गई? मैंने कहा, जी, अभी देर है। आप सब उस कमरे में पधारिए। प्रधानाध्यापक, हाँ। आपने कुछ दिन हुए वह कमरा हमसे किसी उपयोग के लिए मांग लिया था। आप हम में से किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। कुछ इकट्ठा करा रहे थे न? मैंने कहा, आप पधारिए, तो हम सब कमरे में आए। साहब, ओहो, यह तो एक संग्रहालय ही है। प्रधानाध्यापक, मैं भी यही सोचता था। लड़के चीजें लाने और रखने में बड़े मशगूल रहा करते थे। मैंने कहा, जी, लड़कों ने बड़े उत्साह से यह काम किया है। मैंने उन्हें कह रखा था कि तुम्हें जिस तरह सजाना हो उसी तरह सजाना। मैं तुम्हें थोड़ी भी सलाह न दूंगा। साहब, क्या यह सारी सजावट और रचना विद्यार्थियों ने की है? मैंने कहा, जी हाँ साहब, लेकिन यह कैसे संभव है? सजावट तो बहुत ही कलापूर्ण है। मैं चुप रहा। मेरे काम का परिणाम अब तो स्पष्ट ही अपना जौहर दिखा रहा था। साहब ने कहा, ये तमाम चीजें कैसे और कहां से इकट्ठा की? छात्रों को प्रकृति का परिचय कराने के लिए ये सब बहुत ही उपयोगी हैं। प्रधानाध्यापक बोले, साहब, ये प्रायः लड़कों को यात्रा के लिए ले जाते हैं। वहीं से यह सब लाए होंगे। साहब ने कहा, यह तो बड़ा जबरदस्त काम बन गया। अब इस संग्रह को तोड़िएगा मत। सारी पाठशाला के लिए यह हमें उपयोगी होगा। हम शिक्षकों से कहेंगे कि वे इस संग्रह को बढ़ाकर और भी बड़ा बनाएं। प्रधानाध्यापक मन में गुनगुनाए, और फिर पढ़ाएंगे कब? लड़कों ने संग्रहालय की एक सूची तैयार की थी। साहब उसे पढ़कर बहुत खुश हुए। कहने लगे, ये लड़के तो इनाम के लायक हैं। मैंने कहा, जी, इस संग्रह को तैयार करने का आनंद ही इनका इनाम था। यह सारा संग्रहालय ही इनका इनाम है। साहब, तो भी मैं कुछ न बोला। कमरे के एक कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने रखे थे। साहब, ये किसने बनाए हैं? मैंने कहा, जी, लड़कों ने।
इस कमरे में यहाँ से वहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है साहब, लेकिन इन्होंने इतने सारे खिलौने किस दिन बनाए और कहाँ पकाए होंगे? मैं जी, ये नदी किनारे हर हफ्ते बनाया करते थे और वही आवा बनाकर इन्होंने पका भी लिए साहब। वाह भाई, तुम्हारा दिमाग कुछ अजब ही जान पड़ता है। तुम्हारे ये प्रयोग अद्भुत हैं। जब तुम्हें कुछ भी साधन नहीं मिलते तो नदी किनारे दौड़ जाते हो, खेत की मिट्टी का गारा बनाते हो और शाबाश, अब मैंने उन्हें आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं बीच ही बोल उठा, अब आप इस कमरे में आराम से कुछ देर बैठिए, मैं इनका कुछ दूसरा काम भी आपको दिखाऊंगा। सब यथास्थान बैठ गए। प्रधानाध्यापक ने कुछ सोचते सोचते कहा, साहब यह सब हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर छात्रों को पढ़ाएं कब? इतने में मैं गत्ते के कुछ टुकड़े ले आया। एक गत्ते पर लड़कों के उस समय के अक्षरों के नमूने थे जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, दूसरे पर कल के ताजा अक्षरों के नमूने थे। गत्ते पर लिखा था अक्षर प्रगतिसूचक पत्रिका। सबको अक्षरों की यह प्रगति अच्छी मालूम हुई, पर एक शिक्षक ने दूसरे के कान में कहा, अरे ये तो खास लड़कों से धीमे धीमे जमवाकर लिखवाए होंगे। मुझे उन शिक्षक का यह मंद विचार खटका, पर मैंने इसकी परवाह न की। मुझे तो उनका यह विचार बहुत ही तुच्छ मालूम हुआ। साहब भाई, तुमने यह परिवर्तन और यह सुधार किस प्रकार किया? मैं जी, भिन्न भिन्न उपायों से। साहब, तुम्हारे उन उपायों को पाठशाला में दाखिल किया जाए तो कैसा रहे? मैं हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, मैं आपको दिखा सकूंगा। फिर मैं एक दूसरी पुस्तक लाया। उसमें पिछले 6 महीनों में विद्यार्थियों ने कुल जितनी पुस्तकें पढ़ी थीं, उनकी सूची थी। पुस्तक के हर एक पन्ने पर विद्यार्थी का नाम था। विद्यार्थी ने स्वयं पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक का नाम अपने हाथों उसमें लिख दिया था। इस पर से मैंने अंतिम पृष्ठ पर कुछ आंकड़े तैयार किए थे। कितने विद्यार्थियों ने कुल कितनी पुस्तकें पढ़ी, औसतन वो विद्यार्थी कितनी पढ़ी गईं, सबसे अधिक पुस्तकें किसने पढ़ी और सबसे कम किसने, आदि। किताबों की दृष्टि से भी यह नोट किया था कि कौन सी किताब अधिक पढ़ी गई और कौन सी कम। पढ़ी हुई किताबों का वर्गीकरण करके बताया था कि कक्षा के छात्रों ने किस विषय की पुस्तकें अधिक दिलचस्पी के साथ पढ़ी थीं। साहब ने वह सूची देखी और उन्हें आश्चर्य हुआ, इतनी पुस्तकें पढ़ी गईं और इतने इतने विषयों की। ये कब पढ़ी होंगी? जी हाँ, इतनी पुस्तकें पढ़ी गई हैं और सो भी मेरी आंखों के सामने। साहब ने पूछा, प्रधानाध्यापक जी, आपकी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इन 6 महीनों में कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी? प्रधानाध्यापक जी, साहब पढ़े कैसे? वे दूसरी पुस्तकें पढ़ने बैठें तो इतिहास, भूगोल, रेखागणित आदि का क्या हो? ये सब कब याद किए जाएं? साहब बोले नहीं, लेकिन कुछ सोच जरूर रहे थे। मेरी ओर देखकर कहने लगे, तुम्हारे छात्र भाषा में बगैर परीक्षा ही पास किए जाते हैं। कहो अब और क्या बाकी है? मैंने विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक पत्र उनके सामने पेश किया। साहब ने पूछा, ये सब लेख इन छात्रों के ही हैं? जी हाँ। ये 1-2 कविताएं हैं, सो भी? जी हाँ। अभी अभी मेरे कुछ छात्र कविता लिखने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन उनकी कविता को तुम सुधारते भी हो या नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं किया है। जैसी लिखी हैं वैसी ही प्रकाशित भी की गई हैं। और लड़के यह सब अपनी इच्छा से लिखते हैं या कहीं से उद्धृत करते हैं या तुम इन्हें बतलाते हो? उद्धृत करने से मतलब? मैं तो उन्हें कहता हूं कि जो चाहो लिखो, जो सूझे लिखो, सब लिखा जा सकता है और जो लिखो प्रकाशित करो। उन्हें सबके लेख पसंद पड़ते हैं और मैं सब प्रकाशित भी कर देता हूँ। साहब, यह अंक तो खासतौर पर 6 माही परीक्षा के लिए तैयार कराया होगा। मैं जी नहीं, पिछले 3 महीनों से हर महीने यह काम होता है। हाँ, इस अंक को 6 माही परीक्षा में रखा जरूर है,
लेकिन यह खास परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया गया था। साहब ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, बहुत ही सुंदर काम है। मेरी तरफ देखकर बोले, भाई तुम विलक्षण काम करके दिखलाते हो। 6 महीनों में कहां से कहां पहुंच गए। प्रधानाध्यापक ने धीरे से कहा, अब गणित, भूगोल और इतिहास को परीक्षा कब होगी? हम सब दोपहर को हाजिर रहें। शायद प्रधानाध्यापक यह कहकर मुझ पर कटाक्ष किया चाहते थे। मैंने अभी गणित और भूगोल में कुछ भी नहीं किया है। प्रधानाध्यापक जी को इसका पता चल गया था। मैंने कहा, जी भूगोल और गणित में मैं अभी कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन 12वें महीने तक यह काम भी करके दिखा दूंगा। इतिहास में कुछ थोड़ा काम हुआ है। प्रधानाध्यापक, ओहो, तो यह कहिए न, अभी बड़े बड़े विषय तो रह हो गए हैं। साहब, प्रधानाध्यापक जी, वे तो आपकी दृष्टि से रहे हैं, इन महाशय की दृष्टि से नहीं। आपके विचार में तो इतिहास, भूगोल, गणित और पहाड़ों में ही सारी पढ़ाई समा जाती है। क्यों साहब, यही बात है न? साहब को जरा मौज में देखकर प्रधानाध्यापक ने जवाब में कहा, लेकिन साहब, पक्की दृष्टि भी तो ऐसी ही है। आप भी इन्हीं विषयों में हमसे परिणाम चाहते हैं। सब परस्पर विनोद करते हुए उठे। मेरी कक्षा की 6माही परीक्षा पूरी हुई। जाते समय साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारा परीक्षा पत्र कहाँ है? मैं बोला, जी वह तो तैयार ही नहीं किया गया है। साहब, अच्छा, तो तुम्हारी कक्षा परीक्षा से मुक्त की जाती। चौथा खंड अंतिम सम्मेलन, 6माही परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अपनी पाठशाला के शिक्षक भाइयों के साथ बैठा एक दिन मैं बातचीत कर रहा था कि चंद्रशंकर ने कहा, सच कहता हूँ, मुझे तो आप एक अजीब आदमी मालूम पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका प्रयोग सफल हुआ है। हमें विश्वास न होता था कि प्राथमिक शाला की पढ़ाई में भी कुछ सुंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। भद्रशंकर बोले, भाई यह तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं न? अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। चंपकलाल ने कहा, सो तो करते ही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें न रुपए पैसों की चिंता है, न परिणाम की परवाह। प्रयोग असफल भी रहें तो इन्हें कौन सजा भुगतनी पड़ती है? वेणीलाल कहने लगे, भैया प्रयोग करें कैसे? फुर्सत तो मिलती ही नहीं। इतनी सारी बातें सोचने और यह सब तैयारी करने के लिए समय किसके पास है? हम करें भी तो क्या? ट्यूशन हमें करनी पड़ती है। शाम को रोज बड़े साहब के घर हाजिरी हमें देनी पड़ती है। घर के बाल बच्चों को हिफाजत और जात जमात में शिरकत हमें करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद कमबख्त वक्त ही कहाँ रहता है कि कुछ करें। ये तो अकेले हैं, फक्कड़ हैं, ये हो ऐसा कर सकते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशालाओं में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने तो किया है न? आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोगकर्ताओं के लिए बाधक न बन जाए। और भाई वेणीलाल जी, जात जमात में जाने आने और गप्पे हाँकने के लिए कोई फुर्सत चाहता भी है? ये भी कोई काम में काम है। और बड़े साहब के घर रोज रोज जाने की जरूरत ही क्या है?
आप अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। खुशामद से कोई खुश होता भी है? खुशामद तो वे करते हैं जो काम करना नहीं जानते। यदि पाठशालाओं में हम अपने छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाए तो किसी को ट्यूशन की जरूरत ही क्यों रहे। हम नहीं पढ़ाते, इसी से तो ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। शिवशंकर बात काटते हुए बोले, लेकिन भाई, जिन्हें वेतन ही कम मिलता है उनका क्या? आप तो मुहमांगा वेतन पाते हैं और हमारा तो गुजारा भी नहीं हो पाता। मैंने कहा, आप ज्यादा वेतन मांगिए, आपको मिलेगा। विश्वनाथ ने कहा, जी हाँ, वेतन तो नहीं मिलेगा, नौकरी से रुखसत जरूर मिल जाएगी। मैंने कहा, यदि सब शिक्षक मिलकर अधिक वेतन की मांग पेश करें तो देखें कि कितनों को रुखसत मिलती है। और मैं तो यह कहता हूं कि रुखसत मिलने से पहले आप ही अलग क्यों नहीं हो जाते। आप लोग जरा लापरवाह, अनासक्त रहना सीखिए। मेरी सफलता का एक कारण यह भी है कि मैं लापरवाह रहता हूँ, भद्रशंकर ने कहा। और फिर पेट पूजा किस तरह होगी? मैं बोला, पेट पूजा जिसने दांत दिए हैं वह चून भी देता है। हम में थोड़ी हिम्मत चाहिए। धंधों की कौन कमी है? मैं तो झाड़ू लगाकर भी पेट भरना पसंद करूंगा। आपकी तरह आधा पेट रहना मुझसे सहन न होगा। आप लोगों के वेतन भी कोई वेतन है? विश्वनाथ बोले, अजी साहब, एक जगह खाली होती है तो 100 उस पर टूट पड़ते। आपको कुछ पता भी है? मैंने कहा, हम उन टूट पड़ने वालों का विरोध करें। हम उन्हें अपना चार्ज देंगे तभी न वे काम कर सकेंगे। और हम नए आदमियों को अपना चार्ज लेने भी क्यों देंगे? हम मदरसे के चारों ओर 24 घंटे पहरा देना कबूल कर सकते हैं, पर जिस गड्ढे में हम पड़े हुए हैं उसमें दूसरों को कैसे गिरने दे सकते हैं? उनके बेरों पड़कर हम तो उन्हें समझाएंगे कि महाशय, आप लौट जाइए, कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए। इस मरभुक्खे धंधे में न फंसिए, इस खुशामद खाने में न आइए, इस एहदी खाने से दूर रहिए। फिर तो घंटों तरह तरह की चर्चा होती रही। आज मैंने देखा कि मेरे साथी शिक्षकों में कुछ नया उत्साह सा आया था। मैंने सोचा, चलो पुराने ढर्रे की गुलामी की जड़ें कुछ तो ढीली हुई। अब मैं भूगोल सिखाने का विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखी और निराशा से एक ओर रख दी। पाठ्यक्रम पढ़कर मन को कुछ ठेस सी लगी। लड़कों को नदियों और पहाड़ों के नाम व्यर्थ क्यों रटाए जाएं? खुद मुझे भी ये सब कहाँ याद हैं। कल स्वयं डिप्टी डायरेक्टर महोदय भी नक्शे में ऑस्ट्रेलिया का रास्ता ढूंढ रहे थे। बचपन में रटा हुआ भूगोल किसे याद रहता है? मैंने सोचा, यह भूगोल मैं पढ़ाऊं ही नहीं तो। खुद मुझे भी सच्चा भूगोल तो तभी समझ में आया जब मैं अफ्रीका गया। उसके बाद ही मेरी भौगोलिक आंख खुली। आज मुझे भूगोल से बहुत ही दिलचस्पी है। भूगोल मुझे अत्यंत उपयोगी मालूम होता है। लेकिन इन विद्यार्थियों को यह सब अभी से क्यों समझाऊं और क्यों पढ़ाऊं? इस पाठ्यक्रम के अनुसार तो मैं चल ही नहीं सकता। यह पाठ्य पुस्तक देखकर तो मुझे हंसी ही आती है। तो क्या डायरेक्टर साहब से मिलूं? मेरी अपनी रीति से विद्यार्थियों में भौगोलिक रुचि और दृष्टि उत्पन्न करने की अनुमति उनसे ले लूं। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया। साहब ने पूछा, कहिए, आज कैसे? मैंने कहा, जी, पाठ्यक्रम से भूगोल का विषय हटा ही क्यों न दिया जाए? यह तो नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में भूगोल बहुत ही महत्व का विषय है। इतिहास की अपेक्षा भी आज भूगोल काम की वस्तु है। हमारे प्रयोग में विषय छोड़ देने की बात नहीं है, अच्छी तरह विषय पढ़ा देने की बात है। तुम चाहे जिस रीति से पढ़ाओ, लेकिन दूसरे शिक्षकों को यह विश्वास करा दो कि भूगोल एक सरल विषय है और अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। मेरे लिए तुम्हारे प्रयोग का महत्व इसी बात में है। डायरेक्टर साहब ने बड़ी कुशलता से मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर भी मैंने कहा, जी, पर यह पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मैं अपने ढंग से भूगोल सिखाऊंगा।
आशा है आपको उससे निराशा न होगी। साहब ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरा सवाल पूछा, लक्ष्मी शंकर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन परीक्षाओं के संबंध में तुम क्या सोचते हो? नवीन शिक्षण के हिमायती तो परीक्षा का एकांत विरोध करते हैं और इसकी बुराइयां वास्तव में भयंकर हैं भी। पर हमें तो शिक्षा विभाग चलाना है। हम परीक्षा को कैसे हटा सकते हैं? हमें परिणाम की भी आवश्यकता है। और हम परीक्षा न लें तो संभव है शिक्षक मन लगाकर पढ़ाना ही छोड़ दें। यदि प्रामाणिक शिक्षक पढ़ाता रहे तो भी वह पढ़ाना जानता है या नहीं, परीक्षा के अभाव में हमें इसका पता कैसे चलेगा? और इस सब के अलावा यह जानने का भी कोई तरीका तो होना ही चाहिए कि विद्यार्थी ने पढ़ने में कुछ तरक्की की है या नहीं। इस कठिन समस्या के संबंध में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, जी, आपकी समस्या वास्तविक है। जब तक चाहे जो विद्यार्थी पढ़ता है और चाहे जो शिक्षक पढ़ाता है, तब तक परीक्षा की आवश्यकता भी रहेगी। परीक्षा हटाई तो तभी जा सकती है जब विद्यार्थी दिल की उमंग के वश होकर पढ़ने आए और सामने से पढ़ाने में कुशल कलाकार शिक्षक पढ़ाने की उमंग से पढ़ाने बैठे। लेकिन आजकल की इस भड़ैती स्थिति में तो परीक्षा के प्रवेश की पूरी गुंजाइश है। डायरेक्टर साहब ने कहा, तो भाई मैं इस संबंध में कुछ सुधार किया चाहता हूं। मैंने कहा, आज आप केवल छहमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है, तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा, उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सह्य बन जाता है। दूसरे, परीक्षा होशियार विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे और कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए, उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। दृष्टिबिंदु का यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं, उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी जांचवाने लिए परीक्षा दें और उन्हें हम यह समझा दें कि जो अपनी कमजोरी की जांच नहीं करता, उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं मिलता। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं, बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए। और परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे कह दें कि जो चीज याद न हो उसे पुस्तक में देख लो और फिर जवाब दो। जो जुबानी कह न सकें वे किताब में देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है, इसी में तो उसकी परीक्षा है। इसके अलावा हम विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दें, ऊपर के दर्जे में चढ़ने लायक, नालायक और कमजोर, जो आगे पक्के बनकर चढ़ने लायक हैं। पहले नंबर पास और दूसरे नंबर पास का रिवाज ही मिटा दिया जाए। डायरेक्टर साहब बात काट कर बोले, तो भाई अगले साल मुझे तुम्हें अपना सहायक बनाना होगा। मैं मुस्कराया और आगे कहना शुरू किया, और परीक्षा शिक्षकों द्वारा ही ली जानी चाहिए। वे ही अपने विद्यार्थियों की शक्ति को अधिक जान सकते हैं। उनकी अशक्ति के कारणों से भी वे परिचित रहते हैं और ऊपर के दर्जे में चल सकेंगे या नहीं, इसे भी वे ही बता सकते हैं। हाँ, एक सहायक की आवश्यकता तो है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए, यह देखने के लिए कि परीक्षक बराबर परीक्षा लेना जानता है या नहीं। डायरेक्टर, यह और एक अनोखी बात तुमने सुझाई। मैंने कहा, जी हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। परीक्षा के संबंध में मुझे कुछ और भी कहना था, लेकिन साहब के भोजन का समय हो चुका था और वे उठ खड़े हुए थे। अंत में हंसते हंसते वे कहने लगे, अच्छा, तो इस संबंध में हम एक बार और विचार करेंगे। अब एक दफा सब शिक्षकों के सामने तुम इस पर एक भाषण भी दो। मैंने उन्हें नमस्कार किया और मन में यह गुनगुनाता हुआ चल दिया कि सिर्फ भाषण सुनकर सुधरने वाले शिक्षक हैं। कहा, परीक्षा के मोह से उन्हें मुक्त करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर किसी तरह यह संभव है
तो सिर्फ डायरेक्टर साहब की आज्ञा से संभव है। लेकिन वे बेचारे तो चौथी कक्षा के लड़के भूगोल के नाम और विषय से कुछ परिचित थे। मैंने नक्शे मंगाए और काठियावाड़, गुजरात और बंबई इलाके के नक्शे दीवार पर टांगे। लड़कों को आश्चर्य सा हुआ। आज दिन तक मैंने उन्हें भूगोल पढ़ाया ही नहीं था। वे अपनी नोटबुकों में से कागज फाराज फाड़ने और उसकी नलियां बनाकर छोटी अंगुलियों पर चढ़ाने लगे। मैं देखता रहा। मैंने पूछा, तुमने ये नलियां क्यों बनाई? लड़कों ने कहा, साहब, नक्शा घोखने के लिए। मैं चौंक पड़ा, नक्शा भी घोखा जाता है? भूगोल शिक्षण ने तो गजब कर डाला। कुछ देर के मनोरंजन के लिए मैंने लड़कों से कहा, भला भावनगर तो दिखाओ। एक लड़के ने बंबई प्रांत के नक्शे पर चौतरफा नजर दौड़ाई। बंबई पढ़ा, अहमदाबाद पढ़ा, हैदराबाद पढ़ा और नीचे उतरकर पूना पढ़ा। फिर इस तरफ आकर पोरबंदर पढ़ा। पीछे खड़े हुए 2-3 लड़कों ने भावनगर खोज रखा था। उनकी नलियां भावनगर दिखाने को अधीर हो रही थीं। आखिर एक ने बिना पूछे भावनगर दिखा ही तो दिया। मैंने पूछा, भावनगर किस दिशा में है? लड़कों ने ऊंचे नीचे दाएं बाएं देखकर मन में कुछ हिसाब सा गिना और कहा, जी उत्तर में। दूसरा लड़का बोला, उत्तर तो ऊपर की ओर है, यह तो पूर्व कहलाता है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ऊपर तो आकाश है, वहां उत्तर कहाँ है? लड़के बोले, जी नहीं, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। दूसरा लड़का बोला, जी उत्तर दक्षिण लंबा और पूरब पश्चिम चौड़ा। तीसरा बोला, जी सूरज उगता है उस तरफ पूरब। मैंने कहा, दिखाओ इस नक्शे में सूरज कहाँ है? सब सोच में पड़ गए। मैंने पूछा, शत्रुंजय नदी दिखाओ। लड़कों ने नली से नदी दिखा दी। मैंने पूछा, यह किस में मिलती है? नक्शे में पढ़कर लड़कों ने जवाब दिया, खंभात की खाड़ी। मैंने पूछा, इधर अरब समुद्र में क्यों नहीं मिलती? एक लड़के ने कहा, जी यह तो उसकी मर्जी, उसे खंभात की खाड़ी में ही मिलना होगा। मैंने पूछा, यह नदियां निचाई में क्यों मिलती है? लड़का बोला, जी ऐसे ही तो बहेगी। देखिए न, दक्षिण इधर नीचे की तरफ ही तो है। मुझे ताज्जुब हुआ। पिछले साल पढ़ा हुआ भूगोल वे भूले न थे। सफल रटाई का यह एक उदाहरण था। इस साल भी मैं इसी तरह सिखा सकता था, लेकिन वह कोई भूगोल की शिक्षा होती। मैंने लड़कों से कहा, नक्शे बंद कर दो, 1 महीने के बाद हम भूगोल शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन तो तुम चित्र बनाओ। लड़के मेरे सामने देखने लगे। चित्रों का विषय शाला में नया ही था। पाठ्यक्रम में उसे स्थान भी न था। शाला में ऐसी एक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति को जगह न थी। लेकिन मुझे ऐसी एकाग्र प्रवृत्ति आरंभ करनी थी। दूसरे दिन मैंने लड़कों से कहा, देखो तुम चित्र बनाओ, जो चाहो बनाओ, जैसे चाहो बनाओ, जैसे आए बनाओ। देख देख कर बनाओ, नकल करके बनाओ, याद करके बनाओ, चाहे जैसे बनाओ। आदमी बनाओ, ढोर बनाओ, पक्षी बनाओ, पतंगे बनाओ, पेड़ बनाओ, फूल बनाओ, आकाश बनाओ, घर बनाओ, पदार्थ बनाओ, नक्शे बनाओ, जो चाहो बनाओ। बस पट्टी पर कलम से चित्र बनने लगे। बांके टेढ़े जैसे तैसे कई प्रकार के चित्र बनने लगे। सुबह का सारा समय चित्रों में बीत गया। घंटी बजी तब सबकी आंखें खुलीं। कक्षा का समय पूरा हो चुका था। मैंने लड़कों से कहा, जिनके माता पिता पेंसिल और कागज दें, वे कॉपी पर चित्र बनाएं। बाकी सब पट्टी पर। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। इस बीच अनेक चित्र बन गए, ऐसे कि जिन्हें चित्रकार फूटी आंखों भी न देखें। फिर भी वे चित्र विद्यार्थियों की अपनी कल्पना के, उनकी अपनी शक्ति के परिणाम थे। मैंने सोचा, इन चित्रों का हिसाब और संग्रह रहना चाहिए। कुछ कष्ट उठाकर साहब से मिला। एक ओर से कोरे रद्दी कागज निकलवाए और साहब से 2 दर्जन रंगीन पेंसिलें ली। साहब ने हंसते हंसते कहा, फिर पढ़ाई को एक ओर रखकर तुमने चित्रों का यह नया विषय निकाला, मालूम पड़ता है। हर एक विद्यार्थी से चित्र के विषय के अनुसार एक एक कॉपी बनवाई और विषयक्रम के अनुसार उसमें चित्र बनाने को कहा।
चित्रों के वातावरण के रूप में मैंने नीम की सलिया, पीपल के पत्ते, तुलसी की मंजरी और बारहमासी और अकाव के फूल रखे। व्यापारी की दुकान से तरह तरह की छपी हुई किनारों के टुकड़े नमूनों के लिए लाकर रखे। अपने कुछ मित्रों के घर से 2-4 अच्छे चित्र लाकर कक्षा में टांग दिए। सदा उपयोग में आने वाली अनेक चीजें जैसे दवात, कलम, डिब्बी, पेटी वगैरह सजाकर तरतीब से रखीं। एक तख्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, अपने आप बनाओ, तुम चित्र बनाना जानते हो। रोज रोज अच्छे अच्छे चित्र बनते जाते हैं। चित्र बनाओ। लड़के चित्रों के पीछे ऐसे पड़े कि खूब हो पड़े। कुछ ने तो छपाई और बेलबूटे का काम असल की तरह करके दिया। किसी ने फूलों के रंग जैसा ही रंग अपने फूलों में भरा। कोई चित्र बनाता ही न था तो कुछ दूसरे बैठे बैठे यही देख रहे थे कि चित्र किस तरह बनाए जा रहे हैं। एक पखवाड़े के बाद मैं हाई स्कूल के एक चित्र शिक्षक को बुला लाया। मैंने उनसे कहा, आपको चित्र बनाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तख्ते पर आप अपनी रुचि के चित्र बनाते चलिए, पर धीमे धीमे और जरा सफाई के साथ बनाइएगा। पेड़ देखकर पेड़ बना दीजिए, कुर्सी देखकर कुर्सी बना दीजिए। चित्र शिक्षक ने ऐसा ही किया और विद्यार्थी तल्लीन होकर देखते रहे। दूसरे दिन चित्रों का काम और भी जमा। ऐसा जान पड़ता था मानो विद्यार्थियों ने चित्र बनाने के नियमों को विशेष रूप से समझ लिया है। इसके बाद मैंने उनके चित्रों के नीचे तारीख और नाम लिखवाना शुरू किया। कुछ दिन और बीतने के बाद उन चित्रकार सज्जन को फिर बुलाया और उनसे मैंने छात्रों को यह समझाने की प्रार्थना की कि रेखाचित्रों या आलेखन चित्रों में रंग कैसे भरा जाता है। चित्रकार ने 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कुछ चित्रों में सफाई के साथ पेंसिल से रंग पूरकर दिखा दिया। विद्यार्थियों को रंग पूरने की एक नई तरकीब हाथ लग गई। थोड़े दिनों बाद मैंने अपने एक सर्वेयर मित्र को बुलाया और उन्हें पाठशाला को मापकर उसका नक्शा बना देने को कहा। मैं और मेरे मित्र पाठशाला का प्लान मापते थे और लड़के हमारे साथ साथ घूमते थे। लड़कों की आंखों के सामने हमने उन्हें कागज पर मकान का नक्शा खींचकर दिखाया। 2-4 दिन तक मैंने लड़कों को सर्वेयर के ऑफिस में भेजा और वहां उन्हें यह समझाया गया कि नक्शेनवीस लोग गलियों के, गांव के और डांड वगैरह के नक्शे किस प्रकार बनाते हैं। एक बार 2 लड़कों को पैमाइश वालों के साथ गांव की सरहद पर ले गया और उन्हें प्रत्यक्ष पैमाइश का काम दिखाया। इस प्रकार अब लड़के मदरसे का, कमरे का, अपने घर का, गली का और कभी कभी कुएं और तालाब का भी चित्र बनाने लगे। उनकी चित्रकला को बढ़ाने के लिए मैं कभी कभी उन्हें कुदरत में घुमाने के लिए भी ले जाता था। आंखों को किसी वस्तु के आकलन का अभ्यास कराने के लिए मैं उन्हें तरह तरह के खेल खिलाता था, जैसे किसी पेड़ पर दृष्टि डालते ही उसके तने और डालियों आदि को देखकर या आंखें बंद रखकर उन्हें कागज पर बना लेना, सूर्योदय के समय के रंगों को निरखकर उन्हें ध्यान में रखना, सायंकाल के बदलते हुए रंगों की खूबियां देखना, इस बात का स्वानुभव प्राप्त करना कि दूर से पेड़ कैसा दिखता है और पास से कैसा, पेड़, पदार्थ, पर्वत, मनुष्य और उनकी छाया के प्रकारों को ध्यानपूर्वक देखना, आदि आदि। इस प्रकार कुछ ही दिनों में मेरी कक्षा में चित्रकला का काम चल निकला। एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन, बाइनोक्यूलर ले आया। लड़कों को मैंने उसमें दिखाया कि दूर की चीजें किस प्रकार नजदीक दिखाई देती हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सारा दिन बारी बारी से वे दूरबीन को आंख पर लगाए ही रहे। रात में ग्रहों और तारों को देखने का एक टेलीस्कोप ले आया। मेरे मित्र कहने लगे, भाई तुम बड़े ही उद्योगी हो। मेरे साथी शिक्षक तो अब बहुधा ऐसे सब अवसरों पर मेरे साथ ही रहते थे। मेरी निंदा छोड़कर मुझसे कुछ सीखने को वे अभिमुख हुए थे। डायरेक्टर साहब ने उनकी सम्मति से यह ठहरा दिया था कि सप्ताह में 1-1 घंटा सब मेरी कक्षा में आकर देखा करें कि मैं किस तरह काम करता हूँ। शाम को मैंने अपने विद्यार्थियों को चंद्रमा और तारे दिखाए। देखते ही वे आहा हा हा पुकार उठे।
चंद्रमा दिखाते हुए मैंने कहना शुरू किया, देखो, चंद्रमा में वह जो चरखा चलाती हुई बुढ़िया और बकरी दिखाई पड़ती है, सो चंद्रमा पर की बड़ी बड़ी खाइयां और पर्वत हैं। वहां इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि मनुष्य बिल्कुल जी ही नहीं सकते। लड़के मेरा मुंह ताकने लगे। मैंने कहा, हम जिस धरती पर रहते हैं वह और चंद्रमा दोनों बहनें हैं और सूर्य इनका पिता है। विद्यार्थी अचंभे में आकर मेरी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, यह कहानी किस किताब में लिखी है? मैंने कहा, यह कहानी नहीं, सच्ची बात है। लड़के बोले, हो नहीं सकती। मैंने कहा, भाई ऐसा ही है। और इसी सिलसिले में मैंने यह बताना शुरू किया कि सूर्य से पृथ्वी कैसे निकली। और फिर तो बात का रंग जमा और दिन पर दिन बीते। इस दरमियान मैंने उन्हें बताया कि पृथ्वी की सतह ठंडी कैसे हुई, गड्ढे, टीले, खाई और पर्वत कैसे बने, सरोवर और नदियां कैसे बनी, शैवाल, जलजंतु, मछली, मेंढक, जलथल के प्राणी, जंगल और जंगली मनुष्य और उनसे धीरे धीरे आज के मनुष्य कैसे बने। ये बातें बड़ी अद्भुत थीं। लड़के अत्यंत एकाग्रता से इन्हें सुनते थे। हमारे प्रधानाध्यापक 7वीं कक्षा के छात्रों को भी यह सब सुनने को भेजने लगे। एक दिन मैं पृथ्वी का गोला ले आया और कहा, देखो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये सारी चीजें इस पर कैसे बनी। मैंने छात्रों को समझाया कि पानी और जमीन कहाँ हैं, काले और गोरे लोग कहाँ रहते हैं, पीले और लाल लोग कहाँ रहते हैं, ठिगने बौने और ऊंचे लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के प्राकृतिक विभाग और उनके नाम बताए। फिर यह बताया कि हम एशिया में हैं। एशिया में यह जो दिखता है सो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यह काठी लोगों का प्रदेश काठियावाड़ है। और फिर यह बताया कि हम यहाँ भावनगर में रहते हैं। मैंने लड़कों से कहा, यह गोला लो और उस संदूक में से वे नक्शे निकाल लो। फिर यह ढूंढो कि इस गोले पर ये नक्शे कहाँ कहाँ मिलते हैं। मैं लड़कों को रोज कुछ न कुछ नई बात देखने को कहने लगा। मैंने कहा, तुमने आज तक जो जो गांव और शहर देखे हों उन्हें ढूंढ निकालो। यह भी देखो कि वहां किस रास्ते जाया जाता है। रास्ते में कौन कौन सी नदियां आती हैं और कौन कौन से गांव आते हैं। यह एक रीति हुई। दूसरी ओर मैं अफ्रीका देख चुका था, इसलिए अफ्रीका का नक्शा सामने रखकर मैं उन्हें अफ्रीका की बातें सुनाने लगा। मैंने विक्टोरिया न्याज़ा, टांगानिका, जाम्बेसी और नाइल की, अफ्रीका के सिंहों और हाथियों की, वहां के बाशिंदों, मस्साई और कोवोरोंडो की बातें कहीं। फिर एक दिन मैंने कहा, ये हमारे आसपास जो कोली, कुम्हार, अहोर, गडरिया वगैरह लोग रहते हैं, इन्हें तो जरा देखा। और यह कहकर इस दृष्टि से उनके साथ मैंने एक दो यात्राएं अपने गांव की डाड़ की, नदी किनारे को और पहाड़ों की और उनमें भूतल के अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न की। इसके बाद मैंने उनके लिए भूगोल संबंधी एक वाचनालय कायम करने का विचार किया, लेकिन यात्रा वर्णन की वैसी सुंदर पुस्तकें हमारी भाषा में नहीं मिलीं। जो मिली वे ही उन्हें देकर कहा, पुस्तक पढ़ते जाओ और नक्शा देखते जाओ। यात्री कहाँ से कहाँ जाता है देखो और उसके साथ घूमो। विद्यार्थी यात्रा वर्णन को किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। एक दो विद्यार्थियों को काठियावाड़ सर्व संग्रह में बड़ा आनंद आया। नक्शे पर से एक गांव चुनकर वे सर्व संग्रह में से उसके संबंध की बातें पढ़ने लगे। इस प्रकार कई परिचित और अपरिचित गांवों के विषय में उन्होंने जानकारी हासिल कर ली। श्री रविशंकर रावल के चित्रों ने उन्हें अहमदाबाद का सुंदर परिचय करा दिया। हर एक महत्वपूर्ण स्थान के ऐसे चित्राधार तैयार मिल सकें तो क्या हो अच्छा हो। एक दिन श्री रविशंकर जी आए। उनके पास मद्रास के दृश्यों को एक फिल्म थी। मैंने लड़कों वह फिल्म दिखाई। एक ओर जहां सिनेमा नुकसानदेह है, वहां दूसरी ओर वह शिक्षा के एक कीमती साधन के रूप में भी खड़ा रहता है। दूर के दृश्यों को हूबहू दिखाने से छात्रों की भौगोलिक दिलचस्पी बढ़ती जाती है। एक बार सोचसन सिगरेट के कुछ पत्ते मेरे हाथ चढ़ गए। उनमें देश विदेश के मनुष्यों के चित्र रहते हैं।
वे चित्र भी मैंने छात्रों को देखने को दिए। मेरा उद्देश्य उन्हें सारी दुनिया का ज्ञान करा देना न था, मेरा हेतु यह भी न था कि उन्हें कुछ याद रह जाए। मैं तो केवल उनके मन पर हंसा देना चाहता था कि दुनिया बहुत ही विशाल है, उसमें बहुतेरी बातें देखने और जानने जैसी हैं और उन्हें देखने के ये साधन हैं। बस मेरे लिए इतना हो काफी था। मैंने एक दूसरा खेल भी निकाला था। उसका नाम था चलो हम यात्रा को चलें। छात्र भावनगर से अहमदाबाद, द्वारिका, बंबई, हिमालय, विलायत वगैरह को रवाना होते। फिर कैसे रवाना होना, किन किन गाड़ियों में बैठना, कहाँ गाड़ियां बदलनी, कौन कौन से देखने योग्य स्थान हैं, वहाँ क्या क्या देखने लायक है, कितने दिनों में यात्रा पूरी होगी, किन किन से मिलना होगा, क्या क्या खरीदना होगा, आदि बातों का विचार करते, सचमुच के खर्च का अंदाजा निकालते और शहरों की गाइड देखकर यात्रा में दर्शनीय स्थानों के नाम नोट करते और भूगोलों से प्रसिद्ध चीजें पढ़कर क्या क्या खरीदनी होंगी सो ठहराते। सचमुच ही यात्रा को निकले हों, इस ढंग से वे सारी बातों का अध्ययन करते। यह अध्ययन मैं भूगोल समझने की रीति के एक नमूने के तौर पर करता था, बाकी का काम विद्यार्थियों पर छोड़ देता था। कभी वे नक्शे में इस बात की टोह लगाते कि दियासलाई का बक्सा कहाँ से आया है, कभी यहाँ की रुई विलायत जाती है तो किस किस रास्ते जाती है, यह जानने के लिए वे कल्पना में रुई की गांठ पर बैठकर रवाना होते। कभी बाजार में घूमने जाते और एक दुकान में कौन कौन से देश और शहर इकट्ठा हुए हैं इसका पता लगाते। कभी नदियों के नामों की तो कभी पहाड़ों के नामों की, कभी देशों के नामों की और कभी शहरों के नामों की। इस प्रकार भौगोलिक वस्तुओं और भौगोलिक नामों की अंत्याक्षरी का खेल खेलते। चित्रकला में विद्यार्थी जिस प्रकार प्रेम से पेड़ का चित्र बनाते, उसी प्रकार देश देश के नक्शे बनाने में भी उन्हें आनंद आता। वे अपने बनाए हुए नक्शे में अपने देखे हुए, पढ़े हुए या सुने हुए गांवों, नदियों और पहाड़ों को दिखाते और अधिक स्थान दिखाने के लिए भूगोल पढ़कर जानते कि नए गांव कहाँ हैं, किस जगह हैं। इस प्रकार हमारी कक्षा में भूगोल की पढ़ाई चलती थी। मेरे शिक्षक भाइयों ने एक दिन मुझसे कहा, भाई यह काम तो बस तुम ही कर सकते हो, इतनी सारी बातें हमें तो जानने को भी नहीं मिलती, हमें इस प्रकार भूगोल की चर्चा करना भी नहीं आता। मैंने कहा, भाइयों सब कुछ आ सकता है, मात्र हमें थोड़ा उद्योग अवश्य करना चाहिए और हम में उत्साह भी होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा। बैठे बैठे मैं गणित का विचार करने लगा। यह नहीं कि आज दिन तक मैंने गणित को हाथ ही न लगाया हो, लेकिन इसकी चर्चा करने की इच्छा आज हुई। गणित की परीक्षा लेने की दृष्टि से जब मैंने अपनी कक्षा के लड़कों को उदाहरण माला के कुछ सवाल छुड़ाने को दिए तो सबने सवाल सही ही छुड़ा दिए। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब इसमें पक्के हैं, और यह अच्छा ही रहा कि जिस विषय में मैं कोई विशेष नया काम करके दिखा नहीं सकता था, विद्यार्थियों का वह विषय ठीक था। लेकिन जब मैंने धीरे से गणित के प्रश्नों के मूल में स्थित तर्क की बात छेड़ी, रीति का कारण पूछा, तो मुझे अंधकार के दर्शन हुए। मैंने देखा कि छात्रों को जोड़ गुणा बाकी आदि का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नकली और यंत्रवत है। मैं सोचने लगा, इसका उपाय क्या हो सकता है। मैं असमंजस में पड़ गया। एक तो गणित का विषय मुझे इतना प्रिय न था, दूसरे उसकी पढ़ाई के दोषों को मैं समझता था, लेकिन उन्हें दूर कैसे किया जाए, इसको खोज मैंने नहीं की थी। ऐसे समय मेरे लिए यह एक कठिन प्रश्न सा हो गया कि मैं क्या करूं। डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया और उनसे मैंने साफ साफ कहा, साहब गणित के संबंध में मैं कोई नई बात करके दिखा न सकूंगा। हाँ, लड़कों को भली भांति समझाकर पढ़ा दूंगा और पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। डायरेक्टर साहब बोले, ऐसा क्यों? क्या गणित की पढ़ाई में सुधार की गुंजाइश नहीं है? मैंने कहा, जी है तो, लेकिन वह सुधार या परिवर्तन मूल ही में होना चाहिए।
बालक को गिनती सिखाने के समय से ही उचित पद्धति बता देनी चाहिए। गणित का विषय ही ऐसा है कि एक बार तर्क से वह मन पर न हंसा तो सदा के लिए कमजोर हो रह जाता है। डायरेक्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम उन्हें आरंभ से ही गणित क्यों नहीं सिखाते? मैंने कहा, इसके लिए समय कहाँ है। और समय हो तो भी इन विद्यार्थियों को, जिन्हें यंत्रवत काम करने की आदत पड़ चुकी है, जो गणित में कारण पूछते ही नहीं, गिनते चले जाते हैं, ठीक रास्ते पर लगाना कठिन है, बहुत कठिन है। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर इन लड़कों का गणित दौड़। मैंने कहा, यूं तो मैं भरसक अच्छी तरह सिखा दूंगा, लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि इस विषय में जो कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें मैं कर नहीं सकूंगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा, मान लो कि तुम्हें पहली कक्षा ही सौंपी जाए तो तुम उस पर गणित के प्रयोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, आशा तो रखता हूं कि गणित के प्रयोग मैं 1-2 की गिनती से ही शुरू करूं। तभी मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि देखो, यह रीति अच्छी है। मैं जानता हूं कि मेरे शिक्षक भाइयों को गणित के संबंध में किसी न किसी पद्धति पर चलने का शौक है। अगर अगले साल मुझे प्रयोग करने का सौभाग्य मिला तो मैं और चंद्रशंकर इस विषय में अवश्य प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि मोंटीसोरी गणित पद्धति अच्छी है। वह स्वाभाविक है, मैंने उसका वाचन और मनन किया है, पर अनुभव अभी नहीं कर पाया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, अगले साल तुम यहाँ डिप्टी का, अध्यापन मंदिर के शिक्षक का और गणित के प्रयोगकर्ता का स्थान ग्रहण करोगे? मैंने जवाब में कहा, जी, सो तो जैसी प्रभु की इच्छा हो। लेकिन इस बार के लिए तो मैं आपसे यह कह देता हूं कि गणित के विषय में मैं कोई खास नई बात नहीं दिखा सकूंगा। वार्षिक परीक्षा निकट आई। मैं अपने ढंग से विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी कराने लगा। विद्यार्थी बड़े उत्साह से तैयार हो रहे थे। मुझे विश्वास था कि मेरे विद्यार्थी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। परीक्षा का दिन आया। अधिकारी महोदय ने सब कक्षाओं की परीक्षा लिवा ली। आज मेरी कक्षा की बारी थी। हमारी शर्त के अनुसार स्वयं उन्हीं को परीक्षा लेनी थी। उन्होंने हंसकर कहा, लक्ष्मीशंकर जी, मैं तुम्हारी कक्षा की परीक्षा न लूंगा। तुम्हारी कक्षा के सब छात्रों को मैं ऊपर की कक्षा में चढ़ता हूं। मैंने कहा, जी नहीं, यह नहीं हो सकेगा। ऐसा करने से मेरे कुछ विद्यार्थियों के साथ न्याय न होगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा, यानी उनके साथ अन्याय होगा? मैंने कहा, जो चढ़ाने लायक नहीं हैं, उन्हें मैं ऊपर नहीं चढ़ा सकता। डायरेक्टर बोले, लेकिन मुझे दिखता है कि तुमने सबको भली भांति पढ़ाया है और तुम्हारी यह पढ़ाई मुझे मंजूर है। मैंने कहा, जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी पद्धति का असर सब पर एक सा तो नहीं होता। किसी किसी छात्र का तो वह स्पर्श तक नहीं कर पाई है। वे कोरे और अछूते ही रह गए हैं। डायरेक्टर साहब ने पूछा, तो उनके लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, जी, उनमें से किसी किसी को तो पाठशाला ही छोड़ देनी चाहिए। राघव नाई का लड़का इतिहास, भूगोल या गणित का जीव नहीं है। वह इस शाला के वातावरण में उद्विग्न रहता है। पर वह इतना चलता पुर्जा है कि 100 नाइयों का सेठ बनकर हजामत की एक बड़ी सी दुकान खोल सकता है। उसे हजामत में कुशलता प्राप्त करने और सलूनों की व्यवस्था सीखने के लिए बंबई भेजना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने कहा, अच्छा, और कौन कौन हैं जो पाठशाला के लिए अयोग्य हैं? मैंने कहा, जी, वे पाठशाला के लिए अयोग्य नहीं हैं, बल्कि पाठशाला उनके लिए अयोग्य है। जिस काम के वे लायक हैं, शाला उन्हें वह काम सिखाती नहीं। डायरेक्टर साहब बोले, अच्छा, यूं सही, लेकिन ऐसे कौन कौन हैं? मैंने कहा, जीवन सेठ का नेमी पुलिस विभाग के लायक है, उसे अखाड़े में भर्ती कीजिए। सेठ जी उसके लिए यात्रा का थोड़ा बहुत प्रबंध कर दें और वह किसी अच्छे फौजदार के पास रहकर थोड़ा कानून पढ़ ले। 5 साल में फक्कड़ जमादार बन जाएगा। अभी से वह आधे मदरसे पर तो जमादारी कर ही रहा है। उन्होंने पूछा, अच्छा, और कौन कौन कमजोर हैं? मैंने कहा, जी, इस प्रकार के 3 छात्र और कमजोर हैं। उन्हें मैं इन छुट्टियों में अपने पास रखूंगा और अगले दर्जे के लिए तैयार करूंगा।
साहब, हमारी वर्तमान पाठशालाओं की रीति, नीति और पाठ्यक्रम की कठोरता का कोई उपाय आप नहीं कीजिएगा? डायरेक्टर साहब ने कहा, अभी इस विषय को रहने दो। मैं कई बार तुमसे कह चुका हूं कि इस संबंध में मेरे हाथ पैर जकड़े हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी कक्षा की परीक्षा समाप्त मानी जाए? मैंने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर साहब ने विनोद के स्वर में कहा, मालूम होता है छहमाही परीक्षा की तरह आज भी तुमने कुछ विशेष प्रबंध किया है। अब तुम्हारी तरकीबें सब जान ली गई हैं। आज हमारी पाठशाला का सम्मेलन था। परीक्षा के बाद हर साल ऐसा सम्मेलन होता है। जो विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास होते हैं उन्हें आज के दिन इनाम दिए जाते हैं। सम्मेलन में गांव के सेठ, साहूकार और अमलदार सभी हाजिर थे। साहब ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम बनाने का काम मुझे सौंपा था। मैंने यह काम अपने विद्यार्थियों को सौंप दिया। जो कुछ किया था मेरी सूचना और सलाह से उन्हीं ने किया था। पहले डंडों की ताल पर रासक्रीड़ा शुरू हुई। आधे घंटे तक उन्होंने समा बांध दिया। फिर शर्तों के खेल चले। दौड़ने की शर्त, लंगड़ी चाल को शर्त, 3 पैर की शर्त, कुर्सी की शर्त, आदि आदि। लोग एकटक से खेल देख रहे थे। खेल खत्म होने पर मूक अनुकरण का अभिनय हुआ। कोई गांव के सेठ जी की, कोई विद्याधिकारी की, कोई फौजदारी और कोई देश नेताओं की सुंदर नकल करके दिखा गया। इसके बाद विद्यार्थी अपने बनाए हुए चित्र ले आए और झुक झुक कर हर एक सज्जन को बारी बारी से दिखाने लगे। सारा भवन विद्यार्थियों के चित्र देखने में तल्लीन हो गया। अंतिम कार्य पारितोषिक वितरण का था। हर साल 125 रुपयों का पारितोषिक बांटा जाता था। ये पारितोषिक विद्यार्थियों को ही मिला करते थे। अंत में डायरेक्टर साहब ने खड़े होकर सदा की भांति 2 शब्द कहे। वे बोले, सज्जनों, मेरी राय में आज का यह पारितोषिक सम्मेलन दूसरे प्रकार का है। मेरी बगल में बैठे हुए इन महाशय ने मुझे इनामों के बारे में एक नया सबक सिखाया है। इस साल के 125 रुपए का मैं अलग अलग इनाम नहीं बांटूंगा, बल्कि इस रकम से इनके नाम पर पाठशाला में एक वाचनालय की स्थापना होगी। मैंने उच्च अधिकारियों से इस आशय की आज्ञा भी प्राप्त कर ली है। आगे से हर साल इनाम की यह रकम वाचनालय को ही मिला करेगी। आपको यह शुभ समाचार सुनाते हुए मैं बड़े सुख का अनुभव कर रहा हूं। व्यक्तिगत इनाम देने से विद्यार्थियों में अभिमान और निराशा पैदा होती है। यह नई व्यवस्था ऐसी है कि इससे इनाम की रकम का फायदा सब उठा सकेंगे। मुझे इनाम की निरर्थकता समझाने वाले और इस सत्प्रयोग का अनुभव कराने वाले इन भाई का मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से आभार मानता हूँ। इस अवसर पर मैं यह भी बता दूं कि ये सज्जन 1 साल पहले 4ठी कक्षा में शिक्षा के प्रयोग करने हेतु से मेरे पास आए थे। मैं उस समय इन्हें एक पढ़ा लिखा मूर्ख ही समझता था। मैंने यह सोचकर इन्हें आज्ञा दी थी कि इनके जैसे खपती बहुतेरे पड़े हैं जो कसौटी पर कसे जाने पर भाग होते खड़े हैं। मुझे कहना चाहिए कि मैं इनमें विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि इनके प्रयोग बहुत सफल हुए हैं। मेरे विचारों में भी इन्होंने भारी परिवर्तन कर दिया है और अपने अंतःकरण में मुझे यह ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि प्राथमिक पाठशाला के इस पुराने ढर्रे का अब शीघ्र ही अंत होगा। हमारे जैसे शिक्षकों और अधिकारियों को अब राजी खुशी रुखसत लेकर नई पीढ़ी के शिक्षा शास्त्रियों और कल्पनाशील विचारकों को अपना स्थान सौंप देना चाहिए। सज्जनों, मैं नहीं जानता कि अपने आनंद को किस प्रकार व्यक्त करूं। इनकी कक्षा के इन विद्यार्थियों को देखिए। ये कितने व्यवस्थित, तंदुरुस्त और आनंदी हैं। इनकी शक्ति और बुद्धि के विकास का मैं साक्षी हूं। इनके संबंध में इनके माता पिताओं को भी अपना संतोष व्यक्त करते हुए मैंने बार बार सुना है। डायरेक्टर साहब का भाषण समाप्त होते ही सम्मेलन की कार्रवाई खत्म हुई। सब अपने अपने घर गए।
मैं भी 1 वर्ष के अपने सफल प्रयत्नों पर हर्षश मनाता हुआ घर पहुंचा और नवीन शिक्षा के उज्जवल भविष्य की मधुर स्वप्न देखने में लीन हो गया। आप सुन रहे थे गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी अनुवाद।